तेंदुए के नरभक्षी बनने की शुरुआत 1918 के वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान हुई, जिसने गढ़वाल की पहाड़ियों को तबाह कर दिया था। मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि ग्रामीण उचित अंत्येष्टि नहीं कर पा रहे थे और शवों को जंगलों में छोड़ देते थे। उस क्षेत्र के एक तेंदुए ने इन शवों को खाना शुरू कर दिया, जिससे उसे मानव मांस का स्वाद मिल गया। जब महामारी कम हुई और भोजन का यह आसान स्रोत समाप्त हो गया, तो तेंदुआ, जो अब मानव मांस पसंद करने लगा था, सक्रिय रूप से जीवित मनुष्यों का शिकार करने लगा। अगले 8 वर्षों तक इसने लगभग 500 वर्ग मील के क्षेत्र में आतंक मचाया, जहां लगभग 50,000 की स्थानीय आबादी और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के पवित्र मंदिरों की यात्रा करने वाले हजारों तीर्थयात्री रहते थे। तेंदुआ अविश्वसनीय रूप से साहसी और चालाक था। ये मानव बस्तियों से नहीं डरता था और लोगों को बाहर खींचने के लिए दरवाजों को पंजों से फाड़ देता, खिड़कियों से कूद जाता या झोपड़ियों की मिट्टी की दीवारें तोड़ देता। ये लगभग विशेष रूप से रात में सक्रिय रहता था, जिससे पूरे क्षेत्र में आतंक का कर्फ्यू लग गया था। इसने कई शिकार दलों को सफलतापूर्वक चकमा दिया, जिनमें गोरखा और ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ियां शामिल थीं, और जाल तथा जहर से भी बच गया। हमले से बचने वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति स्थानीय निवासी ईश्वरी प्रसाद दियोली थे, जिन्होंने 1921 में तेंदुए से लोहा लिया था। जिम कॉर्बेट का ऐतिहासिक शिकार 1925, 1926, 1925 के शरद ऋतु में जिला प्रशासन ने इस खतरे को खत्म करने के लिए पहले से ही नरभक्षियों के शिकार के लिए प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट से औपचारिक अपील की। कॉर्बेट रुद्रप्रयाग पहुंचे और अगले कई महीने जानवर के साथ मानसिक युद्ध में बिताए। एक नजदीकी चूक शिकार चुनौतियों और नजदीकी चूकों से भरा था। एक अवसर पर कॉर्बेट एक गांव के लिए 18 मील दौड़े, जहां तेंदुए ने अभी अभी एक लड़के को मार डाला था। उसने शव के पास पहरा लगाया, लेकिन उसका इंतजार पहले एक दोस्ताना बिल्ली के बच्चे ने बाधित किया जो तूफान से बचने के लिए आया था, और फिर नरभक्षी और एक स्थानीय तेंदुए के बीच लड़ाई हुई, जिसने हत्यारे को भगा दिया। पुल पर पहरा 20 रातों तक कॉर्बेट रुद्रप्रयाग पुल के गर्द पर बैठे रहे, यह उम्मीद करते हुए कि तेंदुआ अलकनंदा नदी पार करते समय आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। आखिरी रात कॉर्बेट की रणनीति अंततः उन्हें गोलाब्राय गांव के आसपास ले गई। 2 मई 1926 की रात को उन्होंने एक आम के पेड़ के पास एक बकरी को चारे के लिए बांधा और उसकी शाखाओं पर बने एक मंच पर अपनी जगह ले ली। आधी रात के बाद उसने बकरी की घंटी जोर जोर से बजना सुनी। उसने अंधेरे में अपनी राइफल तान दी। कॉर्बेट ने एक टॉर्च जलाई, जिससे बकरी पर हमला कर रहा तेंदुआ रोशनी में आ गया। उसने तुरंत गोली चला दी। गोली निशाने पर लगी। हालांकि उसकी टॉर्च तुरंत बुझ गई। उसे पता था कि तेंदुआ या तो मर चुका है या गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के लिए वो सुबह होने तक पेड़ पर ही इंतजार करता रहा। सुबह होते ही उसे तेंदुए का शव पेड़ से केवल 50 गज की दूरी पर मिला। परिणाम और विरासत तेंदुए की मौत की खबर से भयभीत स्थानीय आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। चारे के रूप में इस्तेमाल की गई बकरी मामूली चोटों के साथ बच गई और कथित तौर पर अपनी भूमिका की याद में एक पीतल का कॉलर पहनकर एक स्थानीय नायक के रूप में अपना शेष जीवन जिया। जिम कॉर्बेट ने इस पूरे महाकाव्य शिकार का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में किया है। आज इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटक आज भी देख सकते हैं गोलाब्राय के पास वो आम का पेड़ जहां से कॉर्बेट ने घातक गोली चलाई थी। वो स्थान जहां तेंदुआ मारा गया था, वहां एक स्मारक पट्टिका या प्रतिमा। इस घटना की याद में रुद्रप्रयाग में आज भी एक वार्षिक मेला लगता है। मुझे आशा है कि रुद्रप्रयाग के नरभक्षी और उसके शिकारी का यह विस्तृत विवरण आपके लिए उपयोगी रहा। क्या आप उन अन्य नरभक्षियों की कहानियों में रुचि रखते हैं जिनका जिम कॉर्बेट ने पीछा किया था, जैसे कि चंपावत की बाघिन?